ये है वन पीस के 10 बेस्ट वॉट इफ सिनेरियोस, ऐसी स्टोरीज जो वन पीस वर्ल्ड में कहीं ना कहीं फिट बैठती है। नंबर 10 पे वॉट इफ क्वीन हो तो ये में अपना असैसिनेशन अटैक सर्वाइव कर लेती तो। फिशमैन आर्क के टाइम पे लूफी और उसका क्रू तरह तरह के फिशेज और मोमेट से मिलता है, इंक्लूडिंग नेप्चून की रॉयल फैमिली। लेकिन शिराओशी की माँ क्वीन हो तो इनमें वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि वो फिशमैन और ह्यूमंस के बीच के रिलेशनशिप को सुधारने के चक्कर में मर जाती है। ओतोई में ब्रूटल रेसिज्म फेस करती है और लेकिन उसको कोई मार देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ओतोई की डेथ उसके मेजर काम को अंडू कर देती है। यह डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही आर्लोंग और होडी जोन जैसे विलन्स पैदा होते हैं। लेकिन अगर क्वीन ओतोई में जिंदा होती तो आर्लोंग और होडी जोन जैसे विलन्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब नामी अभी भी बेलेमेर के साथ होती और पूरा आर्लोंग आर्क कभी होता ही नहीं। मतलब नामी कभी भी पायरेट नहीं बनती, ना वो स्ट्रॉयड से कभी मिलती। शायद वो मरीन ज्वाइन कर लेती, गिवन बेलेमेर भी एक मरीन रह चुकी है। नंबर 9 पे वॉट इफ लूफी नेवर एट गोमू गोमू नो मी फ्रूट। लूफी का गोमू गोमू नो मी फ्रूट खाना पूरे वन पीस वर्ल्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट है। लेकिन अगर लूफी ये फ्रूट कभी ना खाए तो वह सच में एक अंडरडॉग होगा, जो अपने कन्वेंशनल स्ट्रेंथ और विट्स के दम पे अपने एनिमीज को हराता है। वैसे भी सांजे और जोरो के पास थोड़ी ना कोई डेविल फ्रूट है, तो भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमीज को हरा भी चुके हैं। तो जब तक वो हाकी नहीं सीख लेता तब तक हमें उसके कोई भी ऐसे अच्छे एक्शन मूवमेंट्स देखने नहीं मिलते। और उसके बाद भी उसे न्यू वर्ल्ड में लड़ने के लिए हर टाइम हाकी पर निर्भर होना पड़ता, जो मेरे हिसाब से वन पीस को काफ़ी ज़्यादा बोरिंग बना देता। नो डाउट हाकी वीक बिल्कुल भी नहीं है, बट आई मीन लूफी का प्लस पॉइंट यही है कि वो अपने क्रिएटिव तरीके ढूंढ लेता है अपने फ्रूट और हाकी को मिक्स करके एनिमीज को हराने के, जो वन पीस को बाकी के शोनेन एनिमी से बहुत ज़्यादा अलग बना देता है। नंबर 8 पे वॉट इफ वाइट बियर्ड मरीन फोर पे बच जाता है। वाइट बियर्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हम सब ने मरीन फोर पे देख ही लिया है, जहाँ पे वो अपने क्रू को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हीरो को सैक्रिफाइस देता है। क्या हो अगर वाइट बियर्ड वो वहाँ पे बच जाता तो पायरेसी का न्यू एज डिले हो जाता और ज़्यादा, एटलीस्ट तब तक जब तक वाइट बियर्ड जिंदा है। लूफी के कुछ और राइवल्स जैसे कि बैसिल हॉकिंस है, एक्स ड्रेक है, वो लोग इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर कभी नहीं बन पाते। न्यू वर्ल्ड इतना अलग ना लगता हम लोग को पैराडाइज से। शायद वाइट बियर्ड लूफी की मदद भी करता है एज की लेगेसी को ऑनर करने के लिए। शायद ड्रेसरोसा में वाइट बियर्ड खुद पहुंच जाता है एज के फ्रूट को किसी और के हाथों में लगने से रोकने के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्लैक बियर्ड के पास कभी भी 2 डेविल फ्रूट्स ना आते, ना वो कभी योंको बन पाता, एटलीस्ट तब तक जब तक वाइट बियर्ड जिंदा है। नंबर 7 पे वॉट इफ बॉन्गले रिमेन लॉयल टू बरोकॉक्स। अगर बॉन्गले क्रोकोडाइल से लॉयल रहता डिफीट के बाद भी, तो उसने स्ट्रॉयड्स को कभी एलेबेस्टा से भागने में मदद ना की होती, जिसकी वजह से हीना स्ट्रॉयड्स को पकड़ लेती, जिसकी वजह से स्टोरी की पूरी पूरी ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर वो लोग कैसे भी बच गए हीना से, तो इम्पेल डाउन आर्क करने पर लूफी को हर टाइम प्रोटेक्ट कौन करता। चलो समझ लेते कि कोई भी दूसरा इनमेट लूफी को इवानको तक तो पहुंचा दिया, लेकिन बिना बॉन्गले के सैक्रिफाइस के लूफी कभी भी टाइम पे इम्पेल डाउन से बाहर नहीं निकल पाता, ना वो कभी मरीन फोर पर टाइम पे पहुंच पाता। नंबर 6 पे वॉट इफ एस अग्री टू बिकम द वॉरलॉर्ड ऑफ द सी। अगर एस वॉरलॉर्ड बन जाता तो कभी भी वो इम्पेल डाउन में इम्प्रिजन नहीं होता, मतलब मरीन फोर का वॉर कभी भी नहीं होता। लूफी को कभी भी एस का लॉस सफ़र नहीं करना पड़ता, और वो कभी भी उतना मोटिवेटेड नहीं होता कि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने किसी और के लिए। ओवरऑल एस के सर्वाइवल की वजह से लूफी का ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हद तक अफेक्ट हो जाता और बहुत ज़्यादा स्लो भी हो जाता। और एस के वॉरलॉर्ड स्टेटस की वजह से लूफी और एस के बीच में टेंशन भी डेवलप हो जाता। शायद उनका रिलेशनशिप भी डिस्ट्रॉय हो सकता था, या फिर बर्बाद, या फिर डिस्टर्ब हो सकता था। नंबर 5 पे वॉट इफ क्रोकोडाइल गॉट द प्लूटॉन सुपर वेपन। अगर प्लूटॉन वेपन या फिर उसके कोऑर्डिनेट्स क्रोकोडाइल को मिल जाते हैं तो क्रोकोडाइल अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाएगा। प्लान टू क्रिएट हिज ओन न्यू वर्ल्ड, जो ऑन पार होगा न्यू वर्ल्ड से। लेकिन फिर भी क्रोकोडाइल का प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इमो अपने कार्ड्स जल्दी शो कर देगी और किसी ना किसी तरीके से ट्राई करेगी कि प्लूटॉन उसके हाथ में लग जाए, ऑब्लिटरेटिंग क्रोकोडाइल्स प्लान। और वो गेम के स्टिक्स को और ज़्यादा बढ़ा देगी, जिससे सीन कुछ ऐसा हो जाएगा कि या तो पायरेट्स की इतनी ज़्यादा फट जाएगी कि वो अपने नेक्स्ट मूव करने से पहले भी फटेगी, या फिर सब लोग इतने फ्रेंजी में चले जाएंगे कि हर जगह पे कत्लेआम हो जाएगा। इंसिडेंटली इसका मतलब ये होगा कि रॉबिन कभी स्ट्रॉयड्स को ज्वाइन नहीं करेगी, क्योंकि क्रोकोडाइल के पास रॉबिन को बिट्रे करने का कोई रीज़न ही नहीं होगा। नंबर 4 पर है वॉट इफ ओडेन नेवर डाइड। अगर ओडेन जिंदा होता तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती। ओडेन ने वानो को फ्री कर दिया होता, जिसपे वो खुद रूल करता। उसने वानो के गेट्स भी खोल दिए होते बाहरी दुनिया के लिए। ऑफकोर्स इसे वर्ल्ड गवर्नमेंट की भी नज़र पड़ती वानो पे, और अगर वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से एफिलिएट होने से मना कर देता तो वानो वर्ल्ड गवर्नमेंट की बैड बुक्स में आ जाता। ऑफकोर्स वो तो इजीली सॉल्व हो सकता है अगर वाइट बियर्ड और रॉजर्स दोनों में से कोई किसी अपनी टेरिटरी बना ले तो। और ओडेन अगर जिंदा होता तो वो मरीन फोर पे वाइट बियर्ड की मदद करने के लिए ज़रूर आता, अल्टरिंग जो भी कुछ मरीन फोर पे हुआ, और जिससे एस और वाइट बियर्ड के सर्वाइवल के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट अगर वो इनफ पावर्ड है तो वो खुद एक योंको बन सकता था, जिससे न्यू वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरह से अफेक्ट हो जाता। 3 पे वॉट इफ बॉनी वाज नेवर बॉर्न। अगर गिनी को कभी बच्चा नहीं होता या फिर कुमा उसे कभी अडॉप्ट ना करता तो वो हमेशा एक बेनेवलेंट मॉन्ग बन के दुनिया घूमते रहता। एंड सर्टनली ना वो कभी साइबॉर्ग बनता, ना वॉरलॉर्ड बनता, ना वर्ल्ड गवर्नमेंट से एफिलिएट होता, और ना ही सेलेस्टियल ड्रैगन्स का पेट बन के रह जाता, जिसकी वजह से वो कभी भी अपने फ्रूट को स्ट्रॉयड्स को अलग अलग जगह पे बेचने के लिए यूज़ नहीं कर पाता।
जिसकी वजह से स्ट्रॉच को कभी भी ट्रेनिंग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से जब वो लोग न्यू वर्ल्ड में एंटर करते तो वो अपने कैनन काउंटर पार्ट से काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। नंबर 2 पे व्हाट इफ एस एस्केप्ड मरीन फोर्ड अलाइव। अगर एस तभी बच जाता तो शायद शैंक्स एस के एस्केप करने में मदद कर देता, गिवन एस रॉजर का बेटा है, जिसकी वजह से सिम्बॉलिकली पायरेट्स की विक्ट्री हो जाती, गिवन वो एस को बचाने में सक्सेसफुल हो गए, या तो सीज फायर हो जाता। इस केस में चांसेस है कि उसने मार्को के साथ मिलकर व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का कमांड अपने हाथों में ले लिया होता, जिसकी वजह से वो लोग व्हाइट बियर्ड पायरेट्स कभी भी ब्लैक बियर्ड पायरेट्स पर हमला नहीं करते, जिससे वो लोग अभी भी एक बिगर प्लेयर होते हैं न्यू वर्ल्ड में। रही बात लूफी की, तो उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता, जिससे उसकी प्रोग्रेस और ज़्यादा स्लो हो जाती, जिससे शायद उसे डोफी काटाकोरी कार्डो जैसे लोगों को हराने के लिए और ज़्यादा टाइम लगता, या शायद वो इतना स्ट्रॉन्ग कभी बनता ही नहीं कि उन्हें हरा पाए। नंबर 1 पे व्हाट इफ सांजी अपने फादर को एक्सेप्ट कर लेता। अगर सांजी हमेशा से वो बेटा होता जो जज को चाहिए था, तो सांजी एक विलन होता और जर्मा 66 स्टोरी में बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस हुए होते हैं। ऐसे टाइमलाइन में साइंटिफिकली गिफ्टेड सांजी और लूफी समवेयर अलोंग द लाइन जैसे एनिमीज फेस ऑफ करते हैं। उनका फेस ऑफ बहुत ज़्यादा ब्रूटल होता, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे लूफी चुपचाप खड़ा नहीं रहता, उसने भी प्रॉपरली अटैक्स किए होते, जहाँ पे वो लूफी से हार जाता और उसका रिडेम्पशन आर्क भी शुरू हो जाता। इसका मतलब ये होता कि लूफी को कोई और बुक मिल जाता है, जिससे स्ट्रॉ आर्च में एक टोटली नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है। भले ही सांजी का आर्क रिडीम होता या नहीं, वो इतना मायने नहीं रखता। तो ये थे मेरे टॉप 10 व्हाट इफ सिनेरियोज। आपके क्या थॉट्स हैं इनके बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे कंटेंट के लिए। थैंक यू।